हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टिश्यू की डेफिनेशन को समझ लिया था और हमने देख लिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स में काफ़ी टाइप के डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब टिश्यू के होने का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जो भी फंक्शन हमारा एक सिंगल सेल कर रहा था, अब उसी फंक्शन को बहुत सारे सेल्स मिलकर कर रहे हैं। तो ऐसा होने से हमारे किसी भी फंक्शन की सेल्स के काम करने की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टिश्यूज़ का यही सिग्निफिकेंस है, ये इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। आज के इस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन कर रहा है प्लांट टिश्यूज़ का। प्लांट टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरे परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जो डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी तीन टाइप्स के हैं, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं, पहले सिंपल, दूसरे कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तीन टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये चार्ट हमें अपने माइंड में अच्छे से सेट करना है। अब इसी चार्ट के हम सारे टिश्यूज़ को वन बाय वन कवर करेंगे। पहला हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। ये हमारे प्लांट्स के वो टिश्यूज़ हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, 1 से 2 और 2 से 4 ये डिवाइड ही करते रहते हैं। और यही वो टिश्यू हैं जिनके वजह से हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। और ये हमारे टिश्यूज़ अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ का ये मतलब है कि ये किसी भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, यानी कि ये जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं, इन्हें सिर्फ डिवाइड करना है। इनमें से कुछ टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से। डिफरेंशिएट होने के बाद ये अपने डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, और फिर ये किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्लांट के अंदर एक्वायर कर लेते हैं और किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिफरेंशिएट हो जाने के बाद एक परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन को एक्वायर कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, और जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो लोकलाइज्ड हैं हमारी प्लांट की बॉडी के अंदर। एक होते हैं एपाइकल मेरिस्टेम, दूसरे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरे लेटरल मेरिस्टेम। तो ये जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम है, ये हमारे प्लांट की टिप्स पर पाए जाते हैं, शूट टिप पर, यानी कि हमारे प्लांट की स्टेम की जो सबसे टॉप वाला एरिया है उसकी टिप पर पाए जाएंगे, और रूट की भी टिप पर पाए जाएंगे। जो हमारे प्लांट की जड़ है उसकी टिप पर भी पाए जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था, हमारा रूट कैप जो है इसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। तो इनका टिप्स पर पाए जाने का मतलब है कि ये हमारे प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, ये हमारे प्लांट की लंबाई को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये उसके टॉप पोजीशन पर है। हमारी स्टेम के और हमारी रूट के सबसे जो डाउनवर्ड वाली पोजीशन है, रूट का लास्ट वाला पार्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारे प्लांट की लेंथ बढ़ाएंगे। हमारी रूट जो है वो डाउनवर्ड सॉइल के अंदर ग्रो करेगी, और हमारी शूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, अपवर्ड। दूसरे हमारे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये हमारी प्लांट बॉडी में जो नोड्स होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब नोड्स क्या हैं? नोड्स हमारे प्लांट का वो वाला पार्ट है जहाँ से हमारी स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। तो उन पॉइंट्स को जहाँ से हमारे स्टेम में से ब्रांच निकल रही है, लीव्स निकल रही हैं, इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड के बीच का जो एरिया होता है, उस एरिया को हम इंटर नोड कहते हैं। तो ये जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये हमारी इंटर नोड को ग्रो करते हैं। हमारी जो इंटर नोड है इसकी लेंथ को ये इंक्रीज़ करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो हमारे दो मेरिस्टेम है, एपिकल और इंटरकैलरी, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब कि ये हमारे प्लांट की बॉडी के जो इनिशियल फेस है, यानी कि हमारा नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हुआ तो शुरुआती टाइम में जो उसके पास टिश्यूज़ होंगे वो एपिकल और इंटरकैलरी टिश्यूज़ होंगे। तीसरे हमारे जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब है कि ये वाले टिश्यूज़ हमारे बाद में अराइज होंगे, ये शुरू में अराइज नहीं होंगे। जब हमारा प्लांट थोड़ा ग्रो कर जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, तब हमारे लेटरल मेरिस्टेम अराइज होते हैं। ये हमारे प्लांट की बॉडी में लेटरली अरेंज होते हैं, जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं।
और इस क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। ये हमारे प्लांट की चौड़ाई, उसकी जो गर्थ है उसे इंक्रीज़ करते हैं, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख ही रहा है इसकी पोजीशन को देखकर। तो ये हैं हमारे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। हमने इनकी लोकेशन और इनके फंक्शंस को देख लिया। अब जिन सेल्स के हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने हैं, ये सेल्स क्योंकि इन्हें कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करना है, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली होती ही रहती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सेल हैं। और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, यानी कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनिल है, सेल के सारे कंपोनेंट, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, वो पास पास है। और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिन है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा बारीक है, क्योंकि अगर ये सेल वॉल ज़्यादा थिक होगी या ज़्यादा मोटी होगी तो हमारे सेल को डिवाइड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस उसे फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसकी सेल वॉल बहुत ही थिन है, जिससे कि ये ईजिली डिवाइड कर सके। इन सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस हमें बहुत ही ईजिली विजिबल होता है, वो एक लार्ज साइज़ का न्यूक्लियस है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो न्यूक्लियस है ये ही हमारी सेल डिवीज़न को रेगुलेट करता है। तो इस न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट होना भी ज़रूरी है, इसलिए हमारे इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। इन सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल्स का हमने फंक्शन देखा था कि हमारे प्लांट का फूड मटेरियल, वाटर, सेल सैप, इन सब को स्टोर करता है, और ये हमारे कुछ प्लांट सेल्स में उनकी 50 to 90% वॉल्यूम को एक्वायर कर लेते हैं। अगर हमारी इन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स हुए तो वो इन सेल की डिवीज़न में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, वो इन सेल को डिवाइड होने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी अगर इनके पास वैक्यूल्स होते हैं तो। और हमारे वैक्यूल्स, जैसा कि हमें पता ही है, फूड को स्टोर करते हैं। अब हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है मेरिस्टेम, ये एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली यूटिलाइज़ करते हैं, इन्हें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए इनके पास कोई भी स्टोर करने के लिए फूड नहीं होता, तो इसलिए इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो इन वाले टिश्यूज़ में ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये हमें बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। वो टिश्यू डिवाइड करता है और 2 और सेल बनाता है, उसमें से एक सेल परमानेंट बन जाता है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, और दूसरा जो है वो मेरिस्टेमेटिक का ही फंक्शन प्ले करता है, वो दोबारा डिवाइड करने लगता है। तो इस टाइप से हमारे प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हेल्प से होती है। अब हमारी दूसरी कैटेगरी है परमानेंट टिश्यूज़ की। परमानेंट टिश्यूज़ डिवाइड नहीं करते और ये कोई भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पहली सिंपल परमानेंट, दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वाले परमानेंट टिश्यू हैं जो एक ही टाइप के सेल से बनते हैं, यानी कि इन टिश्यूज़ के अंदर जो सेल हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं इनके अंदर पाए जाने वाले सेल काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेल मिलकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं। ये बात हमने टिश्यू की डेफिनेशन को पढ़ते में भी क्लियर करी थी कि टिश्यू होने के लिए उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर के हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। तो अब हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हैं वो 3 कैटेगरीज में हमने उन्हें डिवाइड कर दिया, पहले पैरेन्काइमा, दूसरे कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो हमारे टिश्यू हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन टिश्यू हैं। अगर इन्हें हम दूसरे स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड टिश्यूज से कंपेयर करें तो ये उनसे थोड़े कम स्पेशलाइज्ड हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो भी बहुत थिन है, और ये बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं हमारे प्लांट की बॉडी में, और इनके आपस में, इनके बीच काफ़ी सारा इंटरसेल्युलर स्पेस भी काफ़ी देखने के लिए हमें मिलता है। हमारे वो वाले पैरेन्काइमा टिश्यू जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, यानी कि जिन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के पास क्लोरोफिल होता है, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, कुछ पैरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं, यानी वो ऐसे खाली स्पेस होते हैं जिनके अंदर एयर होती है। अब उस एयर होने की वजह से ये प्लांट्स ईजिली वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो इन वाले पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। हमारे जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू हैं ये लिविंग टिश्यू हैं, ये लिविंग सेल्स के बने होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा है हमारे कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी हमारे लिविंग सेल्स के बने होते हैं, ये भी बात हमें याद रखनी है। ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, जबकि हमारे पैरेन्काइमा काफ़ी राउंड होते हैं शेप में, पर ये थोड़े इलोंगेटेड होते हैं और इनका शेप थोड़ा इरेगुलर होता है उनके कंपैरिजन में। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर्स पे से थिक होती है, यानी कि सेल के जो कॉर्नर है
उन पर इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, काफ़ी टफ होती है। वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है हमारा, उसे हम पैक्टिन कहते हैं, वो पैक्टिन इन एरियाज़ में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इनके कॉर्नर्स थिक होते हैं। और कॉर्नर के अलावा दूसरे प्लेसेस पर ये रिलेटिवली थिन होती है इसकी सेल वॉल। इनके बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस थोड़ा होता है, पैरेन्काइमा से कंपेयर करें तो उनसे थोड़ा कम इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें पाया जाता है। अब हम हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू जो थे, इनका फंक्शन है सब्सटेंसेस को, मेनली फूड को स्टोर करना। लेकिन कोलेनकाइमा का जो फंक्शन अब हम देखें, ये है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारी लीफ, हमारी प्लांट की जो लीफ होती है, इसका जो स्टॉक होता है, उस स्टॉक के अंदर एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके नीचे कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी हमारी लीफ विंड के, जब उससे बहुत सारी हवा आती है, विंड आती है, तो वो लीफ हिलती है, वो फ्लटर करती है विंड की वजह से, तो जिससे कि वो लीफ टूटे ना और वो फ्लटर भी कर सके, वो मूव भी कर सके। इस पर्पज़ के लिए उसे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जो कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है। हमारे कुछ प्लांट्स के अंदर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम मटर का प्लांट देखते हैं अगर, तो उसके पास धागे जैसे स्ट्रक्चर्स उसके होते हैं, उन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। वो उसे क्लाइंब करने में, किसी भी स्टेम पे वो क्लाइंब करता है, हमारी जो बेल होती है मटर की, उस टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंब करता है। तो उस टेंड्रिल को भी फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करते हैं, और जिससे कि हमारे क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं, जो बड़े प्लांट्स की स्टेम पर क्लाइंब करते हैं, उन्हें भी फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो ब्रेक ना हो। हमारा कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन्हें। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा दोनों ही लिविंग टिश्यू हैं, लेकिन अब जो हम तीसरा टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा, ये एक डेड टिश्यू है, ये लिविंग नहीं है। ये सेल थोड़े लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, पतले होते हैं थोड़े, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे हम लिग्निन कहते हैं। तो लिग्निन की डिपोजिशन होती है इनके अंदर। इनमें से कुछ की सेल वॉल तो इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है कि हमारे सेल के अंदर का जो स्पेस है, इंटरनल स्पेस, वो भी नहीं बचता, सारा स्पेस वो सेल वॉल ही एक्वायर कर लेती है। तो क्योंकि ये इतने ज़्यादा थिक हैं, टफ हैं, तो इनका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हमारे स्टेम के अंदर अगर हम उसका एक क्रॉस सेक्शन देखें, तो उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इनके बारे में हम अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इन वॉस्कुलर बंडल्स को सराउंड करते हैं हमारे स्क्लेरेन्काइमा, इनके आउटसाइड की तरफ ये पाए जाते हैं। और हमारे जो सीड्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इनकी हार्ड कवरिंग भी स्क्लेरेन्काइमा ही बनाते हैं। हमारे कोकोनट का जो हस्क होता है, उसके बाहर का जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला, वो काफ़ी हार्ड होता है, उस पर काफ़ी सारे फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसे हम हस्क बोलते हैं। तो ये जो हस्क है कोकोनट का, ये भी स्क्लेरेन्काइमा ही बनाते हैं। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं। और हमारे जो नट्स होते हैं, नट्स को भी हार्ड स्क्लेरेन्काइमा ही बनाते हैं। तो इनका फंक्शन यही है कि ये हमारे प्लांट पार्ट्स को स्टिफ बनाते हैं, उन्हें हार्ड बनाते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा डेड है। दूसरे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। वो सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले सेल मिलकर काम करते हैं, एक सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो इसे हम टिश्यू बोलेंगे। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं। तो ये वाले टिश्यूज़ हमारे वास्कुलर बंडल्स बनाते हैं। वास्कुलर बंडल्स हमारे प्लांट के स्टेम में पाए जाने वाले वो वाले चैनल्स हैं, जिनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि सारा जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है वो वास्कुलर बंडल्स के थ्रू ही होगा। हमारी रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर इन चैनल्स के थ्रू वो हमारे प्लांट्स के दूसरे पार्ट में चला जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद जो फूड बनाती हैं, उस फूड का ट्रांसपोर्ट भी वास्कुलर बंडल्स ही करते हैं। वास्कुलर बंडल्स हमारे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से उनका जो सर्वाइवल है ज़मीन के ऊपर, वो पॉसिबल हो पाया। क्योंकि अगर वास्कुलर बंडल्स नहीं होते तो हमारे प्लांट्स वाटर को सॉइल के अंदर से कैसे एब्जॉर्ब करते और वो कैसे सर्वाइव करते। जो हमारे प्लांट्स एक्वाटिक हैं, पानी के अंदर हैं, उनके चारों तरफ वाटर है, तो वो अपने वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट टेरेस्ट्रियल हैं, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए वास्कुलर बंडल्स का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात भी हम याद रखेंगे। तो ये वास्कुलर बंडल्स और या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम। जाइलम वो टिश्यू हैं, वो वाले वास्कुलर बंडल्स हैं जो मेनली वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
और फ्लोएम वो जो मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारी लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाया, उस फूड को वो ट्रांसपोर्ट करेंगे पूरे हमारे प्लांट्स के पार्ट में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसी फूड का ट्रांसपोर्ट हमारे फ्लोएम करते हैं। जाइलम 4 टाइप के सेल से बना है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये 4 टाइप के सेल्स हैं जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं और ये मिलकर हमारे जाइलम बनाते हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं ये ट्यूब जैसे सेल्स हैं। इनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक है और ये दोनों सेल डेड हैं, ये लिविंग नहीं है। ये हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली, यानी ऊपर की तरफ हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरे हैं हमारे जाइलम पैरेन्काइमा। ये हमारे पैरेन्काइमा वाले सेल हैं और इनका फंक्शन हमें बहुत अच्छे से पता है, ये फूड को स्टोर करेंगे। फोर्थ है हमारे जाइलम फाइबर्स। इनका फंक्शन सपोर्ट करना है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और ये वाले सेल्स भी डेड हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स भी डेड हैं और ये भी डेड हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल्स हैं इन वाले टिश्यूज़ के अंदर। अब हम ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो लास्ट वाला एंड है वहाँ से ये बहुत ही टैपरिंग एंड है इनका, यानी कि ये एंड पर से काफ़ी नुकीले हमें दिखाई देते हैं और इनके पास बहुत सारी पिट्स हैं। पिट्स वो स्पेसेस हैं जिनके थ्रू ये आपस में वाटर का एक्सचेंज करते हैं और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। बराबर में मैंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पिट्स हैं इनकी हेल्प से ये टिश्यूज़ आपस में जुड़े हुए हैं और ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनके थ्रू ये वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो हमारे वेसल्स हैं इनके एंड स्टेपरिंग नहीं है, इनके एंड नुकीले नहीं हैं, ये एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक सेल और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनकी जो लास्ट वाली वॉल होती है सेल की वो डिज़ोल्व होती है, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट ईजिली अपवर्ड हो सके और इनके पास भी पिट्स होती हैं। अब हम आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम बना है सीव सेल से, सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। हमारी बुक में इन 5 सेल्स के नाम दिए हैं जिनसे मिलकर फ्लोएम बना है, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सीव सेल्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं और सीव ट्यूब्स जो हैं ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म 2 टाइप के प्लांट्स हैं। जब हम इन्हें आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में क्लासीफाई करेंगे तो ये हमें अच्छे से पता चलेगा। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये 4 सेल मिलते हैं तब हमारा फ्लोएम बनता है। लेकिन हमारी बुक में इन 5 के नाम दिए हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि सीव सेल्स जो हैं ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब्स नहीं पाई जाती। तो सीव ट्यूब्स जो हैं ये हमारे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं और ये भी एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और इनकी भी जो लास्ट वाली वॉल है वो परफोरेटेड है, यानी कि वो एक छन्नी जैसी है। उसमें काफ़ी सारे पोर्स हैं, काफ़ी सारे उसमें छेद हैं जिनके थ्रू हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर हो पाता है। दूसरे हमारे कंपेनियन सेल, ये हमारी सीव ट्यूब के काफ़ी क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, हमारी ट्यूब्स के अंदर प्रेशर बनाए रखते हैं जिससे कि हमारा फूड ट्रांसपोर्ट हो सके। ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। तीसरे हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं। ये बात भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बुक में नहीं दी गई है, लेकिन ये स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं फ्लोएम फाइबर्स। चौथे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी क्योंकि पैरेन्काइमा टिश्यू है तो ये भी फूड को ही स्टोर करेंगे। इनमें से सारे टाइप के सेल फ्लोएम के अंदर लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के ये सारे सेल लिविंग सेल है, क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स जो है वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं और स्क्लेरेन्काइमा भी एक डेड टिश्यू है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि इनमें कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है, इन सब के स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने हैं। और वो स्टार्टिंग में जो चार्ट हमने बनाया था वो भी हमें अच्छे से याद करना है।